तो ओमनिशिएंट रीडर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ड्यूक ने अब अम्ब्रोस को भी मार दिया था और उसे चलते हुए मेका रोबोट को देखकर नीचे घायल डॉग से बताता है, अब मुझे समझ आया इस फैक्ट्री को चलाने की ताकत कहाँ से मिले। ये अपने ही आदमियों का इस्तेमाल करा था पावर के तौर पर, और आखिर ये ऐसी चीज कैसे कर सकता है। यानी अब ऐसे परवाह नहीं इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के। और तब किम डोक्सा को उसकी तरफ देखकर एक ख्याल आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये आदमी डीमन किंग बनने की आस में था। और वो हत्याकांड करने के बाद वो चिल्लाता हुआ कॉन्स्टलेशंस को बता रहा था वो नजारा देखने के लिए जो वो चाहते थे। और कुछ वो कॉन्स्टलेशंस जो इस वक्त चैनल पर मौजूद है, वो ड्यूक सिस्विस के इन एक्शंस पे बहुत ही इंटरेस्टेड है कि यहाँ पर हाइंग बता रहा था कि बॉस ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। पर डोक्सा उसे कुछ पल का वेट करने के लिए कहता है, और जो सभी फेबल वाले हथियार होते हैं जिनमें फैक्ट्री भी इंक्लूड आती है, वो ऐसी भयंकर ताकत दिखा रहे हैं जो प्लॉसिबिलिटी नहीं सहेगी। यानी इसे बेनियता इस्तेमाल करके वो अपनी ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन तक जा रहा था। और डोक्सा देखता समझ रहा था कि प्लॉसिबिलिटी का इफेक्ट उस पर भी हो रहा था और ये ड्यूक सिस्विस ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं चलेगा। पर तभी फिर वो देखता है कि उस फैक्ट्री की मूवमेंट फिर भी स्लो नहीं हो रही थी। उसका हर एक पंजा सिटी का चीड़ फाड़ कर रहा था, जो देख डोक्सा भी हैरान में कहता है, आखिर ये क्या है, इसकी मूवमेंट स्लो नहीं हो रही जैसा मुझे लगा था। और ड्यूक सिस्विस के हाथ है लोगों को मरते हुए देखकर वो कॉन्स्टलेशन स्नेक हेड और नेल ईटिंग रेड बहुत ही खुश हो रहे थे और वो उसकी तबाही को एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर कुछ कॉन्स्टलेशन पॉसिबिलिटी को देने के लिए तैयार थे। हाँ, वो कॉन्स्टलेशन इतने हरामखोर है कि इस तबाही के मंजर को देखने के लिए वो इतनी हद तक गिर गए थे। और तभी ड्यूक चिल्लाता है कि आखिर रेवोल्यूशनरी क्या कर रहा है। और डोक्सा जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, टूटे कदमों के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगता है और जांग हायांग उसे रोकता कहता है कि अगर डोक्सा भी गया तो वो पक्का मारा जाएगा। कि डोक्सा हायांग को कहता है आखिरी एग्जीक्यूशनर को मारने के लिए और बाकी हर एक चीज को वो कुछ कर कर संभाल देगा। कि जांग हायांग एकदम घबराहट में चिल्लाता पूछता है कि आखिर डोक्सा इतना सब कुछ क्यों कर रहा था जबकि वो बस वहाँ से भाग सकता था। डोक्सा तो एक असली रेवोल्यूशनरी तक भी नहीं था। पर आगे की तरफ बढ़ता वो बताता है, मुझे अस्थाना की कहानी से नफरत है, तो ये बात साफ है। और अपने मन के शब्द कहकर वो तेजी से भागता है उस फैक्ट्री की तरफ। कि इधर उधर घर में छुपे हुए लोग देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी लड़ने के लिए जा रहा था। और डोक्सा याद करता है कि 111 टन के योजुंग्युक ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। रेवोल्यूशनरी प्रकट नहीं हुआ था और तब तक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की आखिरी रात भी आ गई थी। और उसे लगा तो था कि चीजें फिर से वैसी जाएंगे, पर वो फिर भी मन से चाहता था कि इस बार की कहानी थोड़ी अलग हो। और पीछे हम देखते हैं कि बाकी लोग रेवोल्यूशनरी को आगे बढ़ने से रोक रहे थे और वही वो हरामी कॉन्स्टलेशन डोक्सा के ऊपर चिल्ला रहे थे, डोक्सा को घूर रहे थे। और कुछ कॉन्स्टलेशन चाहते थे कि डोक्सा यहीं पर बर्बाद हो जाए, जिसकी वजह से बीओ को भी ये चीजें सहनी पड़ रही थी। जिससे डोक्सा समझ पाता है कि इतने सारे नेगेटिव मैसेजेस थे, बीओ को गुस्सा आ रहा था। पर तभी डोक्सा कहता है, बीओ सब कुछ ठीक है, तुम्हें इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सच कहूँ मैं पहले ठीक नहीं था, पर अब मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, क्योंकि अब आखिरकार उसके साथ भी उसे सपोर्ट करने वाला कॉन्स्टलेशन था। और सामने ही उसके ऊपर नोटिफिकेशन पॉप अप होता है कि प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड मंकी किंग उसे देख रहा था। और वैसे ही वो हवा में उस फैक्ट्री की तरफ कूदता है और फिर से वह नोटिफिकेशन पॉप अप होता है कि मंकी किंग चाहता था कि डोक्सा उसके सामने इस कचरे के बड़े डब्बे को पूरा तबाह कर डाले। और अब डोक्सा जानता था कि यहाँ पर एक कॉन्स्टलेशन था जो उसकी साइड में था। कि यहाँ उस फैक्ट्री के अंदर वो ड्यूक जो उसे कंट्रोल कर रहा था अपने मन में सोच रहा था कि ये चीज अभी उस लेवल की तो नहीं थी, पर वह ये इतनी बुरी भी नहीं थी और शायद उसका अंडरवर्ल्ड जाने का कुछ तो फायदा हुआ था। और हम देखते हैं उस टाइम को जब ड्यूक सिस्विस गया था अंडरवर्ल्ड, और जिन पलों उससे अपने सामने देखे थे वो बहुत ही विशाल जाइंट सोल्जर उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना था। और इस वक्त जिससे वो तबाही मचा रहा था, ये आ जाकर एक कमजोर सा रेप्लिका था जो बिल्कुल भी उसकी बराबरी का नहीं था। पर फिर भी जो ताकत उसके पास थी वो बाकी डीमन रेम से बहुत ही ज्यादा थी। और उसे भी नोटिफिकेशन आ रहे थे कि कई कॉन्स्टलेशन उसकी तबाही को देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे और कुछ कॉन्स्टलेशन तो उसे इशारा कर बता रहे थे कि उसे किन सिटीजन्स को मारना चाहिए। और उन्हें देखता हुआ ड्यूक कह रहा था कि ये सभी के सभी लोग उसके लिए बस सैक्रिफाइसेस थे एक एडवांस स्टोरी तक पहुंचने के लिए। और वो याद करता हुआ कहता है कि 400 साल बहुत ही ज्यादा टाइम होता है एक डायनेस्टी के पैदा होकर फिर से मिटने के लिए। और एक पल था जब उसे इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बारे में हर एक चीज से प्यार था। वो उन टाइम्स में बहुत ही समझदार रूलर हुआ करता था, पर कईयों के लिए वो एक आतंक भी था। वो खुश भी रहता था, वो निराश भी रहता था और कभी कभार एकदम एंटरटेन भी। पर फिर एक दिन वो उस हर एक चीज से थक गया। उसके ख्याल ताकतवर होना शुरू हो गए
गए, इसलिए थोड़ी सी खुशी पाने के लिए वो एक ट्रिप पर गया था ओलंपस के अंडरवर्ल्ड पर। और वहाँ पर उसने अलग अलग तरह का खाना खाया था, जिसे खाने के बाद उसे अलग अलग ताकतें और स्किल्स मिल सकती थी, जो खाना उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा था। और आपको तो याद ही होगा कि डोक्सा को भी ये खाना रिकमेंड किया गया था, और ये खाना उसने खाया था क्वीन ऑफ द अंडरवर्ल्ड के डाइनिंग टेबल पर। और उस खाने को खाने के बाद ही उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी, क्योंकि वो खाना इतना ही ज्यादा स्वादिष्ट था। और तब क्वीन ने उससे वो सवाल पूछा था कि ड्यूक सिस्विस की भूख तो काफी ही ज्यादा लगती है। और उस खाने को खाते खाते ड्यूक सिस्विस से रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसकी भूख बस बढ़ रही थी। और यहाँ वापस प्रेजेंट में आकर वो अपने मन में सोचता कह रहा था कि आखिर वो इस तरह की कहानियों को क्यों खाए, क्योंकि शायद अब उस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से बोर हो चुका था इस अहम सी कहानी के अंदर रहकर, क्योंकि अब उसकी भूख ही बढ़ चुकी थी। इसलिए वो जाहिर करता है कि वो अगले सिनेरियो तक जाएगा और वो अगला डीमन किंग बनेगा। वो जिएगा कमाल के फेबल्स को खाकर, न कि यहाँ पर मौजूद बाकी निकम्मों की तरह। और उस चीज के लिए इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की कुर्बानी कुछ नहीं थी। और फिर चीजों को तबाह करने के बाद वो अनाउंस करता चिल्लाता है, कैसा रेवोल्यूशन, देखो यहाँ पर कोई चीज नहीं है ऐसे जो रेवोल्यूशन हो। ये काम सा रोल प्ले सिनेरियो था, ये बस फालतू का एंटरटेनमेंट था जो बस 400 सालों तक मतलब चलते आया था। और इतने टाइम तक तुम सब लोगों ने इस फालतू के चीज के लिए लड़ाई लड़ी। और वहाँ वो देखता है उसकी मचाई गई तबाही को, लोग मर गए थे, परिवार टूट गए थे, बच्चे रो रहे थे, जो देखकर वो चैन की सांस लेता कहता है कि आखिरकार अब वो जा पाएगा अगले सिनेरियो तक। और उस बेशरम की मुस्कुराहट तो देखो कि तभी उसके सामने डॉग्स अचानक ही हवा में जंप करता प्रकट हो जाता है, जो उससे पूछता है कि उसने शायद काफी मजे ले लिए। और अब डोक्सा को अपने सामने लैंड होता देखकर ड्यूक उससे थोड़ा सावधान हो जाता है। और यहाँ पर डोक्सा अपने मन में सोच रहा था कि इस ड्यूक के ख्याल पढ़ पाना अपने आप में ही एक मुश्किल है। और इस वक्त डोक्सा को ओमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट का इस्तेमाल करने की जरूरत तक भी नहीं थी, क्योंकि उस ड्यूक के ख्याल साफ साफ ही बाहर लिपटते है उसे दिख रहे थे, और वो उन्हें महसूस तक भी कर पा रहा था। और उसे नोटिफिकेशन आ रहे थे कि डीमन ड्यूक सिस्विस पागल हो रहा था। और यहाँ पर अपना पंजा खड़ा कर वो उसे नकली रेवोल्यूशनरी पर चिल्लाता है। पर डोक्सा से कहता है कि आखिर वो ड्यूक नकली रेवोल्यूशनरी किससे कह रहा था। और फिर उस ड्यूक के भयंकर वार से बचता जिस हाथ से उसने उस पर अटैक किया था। डोक्सा तेजी से उसी के ऊपर चढ़ता है और फिर फटाफट वे ऑफ द विंड का इस्तेमाल कर एकदम हवा में आ जाता है। और उसी के साथ फटाफट वो इलेक्ट्रिफिकेशन का इस्तेमाल कर अपनी उस इलेक्ट्रिक फॉर्म में आकर सीधा तेजी से एक जोर का मुक्का वो सीधा उस मशीनरी के ऊपर दे मारता है, जिससे उस पूरा मशीन का सर कांप पड़ता है। पर डोक्सा को नोटिफिकेशन आ रहे थे कि इस वक्त डोक्सा की इनकारनेशन फॉर्म की जो ड्यूरेबिलिटी थी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, इसलिए वो मशीन पूरी कांप तो जाती है, जिससे ड्यूक हैरान था। पर डोक्सा का ये जो असल का हमला था वो उसके बहुत ही कमजोर लेवल का हमला था, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर तक भी नहीं सकता था। और जितना उसने वार किया था उससे भी उसकी खुद की इनकारनेशन फॉर्म टूट रहे थे। और ड्यूक समझता उस रेवोल्यूशनरी के पास इतनी ही ताकत थी, वो उसकी इस ताकत की भी इज्जत करता है, ये बताकर कि वो रेवोल्यूशनरी ताकतवर तो काफी था। पर डोक्सा जानता था कि वो अभी डैमेज ज्यादा नहीं कर सकता था, इसलिए वो तभी अपने कॉन्स्टलेशन के स्टेटस को आजाद करता है। और वो भयंकर ऑरा और ताकत और उसके साथ वो एनर्जी वो ड्यूक को से महसूस करता कहता है कि आखिर ये अलग क्या था कि जिन पलों में उस ड्यूक का ध्यान भटका था। डोक्सा इलेक्ट्रिफिकेशन का इस्तेमाल कर तेजी से उस पर वार करने के लिए बढ़ता है। और इस वक्त डोक्सा ने एक्टिवेट कर लिया था यंग गोल्ड ड्रैगन का वो टूटा दिल। और इस वक्त किम डोक्सा अपने मन में सोच रहा था कि अगर सिर्फ उसकी इनकारनेशन फॉर्म ठीक होते ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा आसान होती। और इस वक्त वो बिल्कुल स्पीड से हर जगह पर वार कर रहा था, जिसे ड्यूक देख तो नहीं पा रहा था, पर डोक्सा का डैमेज बहुत ही कम था। और यहाँ मंकी किंग भी घबराहट में डोक्सा को देख रहा था कि डोक्सा को नोटिफिकेशन आ रहे थे कि उसके इनकारनेशन फॉर्म उसकी लिमिट तक पहुंच गए थे, उसकी ड्यूरेबिलिटी पूरी खत्म हो चुकी थी और उसकी ये फॉर्म पूरी ही राख होना शुरू हो जाएगी अगर डोक्सा लड़ना नहीं रुका तो। और डोक्सा परेशान था कि अपने कॉन्स्टलेशन के स्टेटस को आजाद करने के बाद भी वो सिर्फ इतनी ही ताकत को निकाल सकता था कि अंदर फैक्ट्री में बैठा पहले थोड़ा घबराया फिर मुस्कुरा था। वो ड्यूक बताता है तुम्हारी लड़ने की हिम्मत के दांत नहीं पड़ेंगे, पर तुम जीत नहीं सकता क्योंकि तुम नकली हो। और डोक्सा खुद इस बात को जानता था कि वो इस लड़ाई को नहीं जीत सकता था, पर डोक्सा यहाँ पर जीतने के लिए लड़ भी नहीं रहा था। और फिर उस पे खतरनाक भयंकर वार कर ड्यूक मुस्कुराता कहता है कि डोक्सा की वजह से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का ये आखिरी सिनेरियो सबसे ज्यादा मजेदार बनेगा कि यहाँ पर अब जो सभी लोग भाग रहे थे वो भी डोक्सा की हिम्मत को देखकर वही रुकते कहने लगते हैं कि रेवोल्यूशनरी उनके लिए लड़ रहा था, क्योंकि डोक्सा
नहीं तो चाहता था, क्योंकि चाहे वो असली हो चाहे वो नकली हो, ये फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो वो उन्हें दिखा रहा था वो एक रेवोल्यूशन था। और जब इन शब्दों को लिखा जाएगा तब लोगों का यकीन इस पे बनेगा, और इस बने हुए यकीन में काफी ताकत है। और सभी घायल थके हारे लोग अब अपने रेवोल्यूशनरी को लगातार उस भयंकर ताकत से लड़ता देख रहे थे। और नोटिफिकेशन आ रहा था कि डोक्सा का जो इन्फ्लुएंस था वह सिनेरियो के अंदर और भी अच्छे से इस्टेब्लिश्ड हो चुका था, और उसके बाद से बचता किम डोक्सा कहता है, जैसा कि तुमने कहा मैं कोई रेवोल्यूशनरी नहीं हूँ, पर यहाँ पर एक रेवोल्यूशन चल रहा है। पर असलियत से मनाही में ड्यूक बता रहा था कि रेवोल्यूशन नाम की यहाँ पर कोई चीज नहीं थी, जिसपे तभी डोक्सस के चेहरे के पास आ कहता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शायद इसीलिए क्योंकि तुम भी पहले एक रेवोल्यूशनरी हुआ करता था, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये ताकत के पीछे जो भूख की लड़ाई है वो वापस से रिपीट हो गई, चाहे यहाँ पर रेवोल्यूशन होता है या नहीं होता। और ये एक सवाल था कि आखिर उस रेवोल्यूशनरी का क्या होता है जो रेवोल्यूशन को शुरू करता है। और इसी बात का आंसर देता है किम डोक्सा ड्यूक सिसविस को बताता है कि क्योंकि बस वो फेल हो गया था, इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी सभी भी उस चीज में फेल होंगे। और यहाँ पर कोई भी बेमतलब का सिनेरियो नहीं होता। जैसे ड्यूक एकदम चिढ़ जाता है और एकदम गुस्से में हालात वो इतनी ज्यादा तेज ताकत का इस्तेमाल करता है जैसे उस फैक्ट्री के कुछ वायरिंग्स कट तक जाती है। और इसकी इस हमले की लिमिट को तोड़ने की वजह से उन्हें कुछ पलों के लिए उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो गई थी कि डोक्सा उसे देख तक नहीं पाया था और शिकार बन गया था उस ताकतवर भयंकर हमले का, जिसकी वजह से वो दूर जाकर टकरा कर एकदम घायल हालात में गिरा था। और ड्यूक उसे बताता है, तुम्हारी कहानी काफी मजेदार लगती है, इसीलिए मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। और डोक्सा याद करता है कि अंत में यो जुंगक्युक ने अपनी 111 टर्न में वो सबसे घटिया चॉइस की थी। उसे पता नहीं था कि रेवोल्यूशनरी था कौन, तो उसने हर एक लोगों को मारना शुरू कर दिया इस उम्मीद में कि उनमें से ही बीच में कोई रेवोल्यूशनरी आ जाएगा। जिससे परेशान डोक्सा कहता है कि अगर वो भी नोवेल के हिसाब से चलता तो अभी तक इतनी मुश्किलें खड़ी नहीं होती। पर यहाँ पर डोक्सा वैसा नहीं करना चाहता था, और उसी की तरह वो ड्यूक वो बड़े भयंकर से वार लगातार और करना शुरू कर देता है। हंसता हुआ कि आखिर अब वो खुद से जताया नकली रेवोल्यूशनरी कहाँ छुपेगा कि डोक्सा एक पत्थर के नीचे दबने वाला था कि तभी फटाफट आइलैंड आकर उसे धकेल कर बचा लेती है। और घायल डोक्सा अपने सामने आइलैंड को देखकर पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे थे। और आइलैंड बताती है कि डोक्सा ने अब काफी कर लिया था। और आइलैंड के चेहरे पर उन एक्सप्रेशंस को देखता हुआ डोक्सा को ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो असली रेवोल्यूशनरी और कोई नहीं बल्कि आइलैंड ही थे, जिसने पहले तो उसे साफ इनकार कर दिया था। और आइलैंड उसे उठाकर वहाँ से अपने साथ ले जा रहे थे जैसे उसने कुछ फैसला कर लिया था कि तभी साइड से उन दोनों को आवाज आती है एक आदमी के चिल्लाने के, जो चिल्लाता कह रहा था, यहाँ पर देखो रेवोल्यूशनरी यहाँ पर है। और वो आदमी एकदम घबराया हुआ था, पर उसने फिर भी हिम्मत की थी उससे ड्यूक का ध्यान भटका कर अपने आप को रेवोल्यूशनरी डिक्लेयर कर। पर सिर्फ वही नहीं था, सामने एक और लड़की चिल्लाती कहते हैं कि रेवोल्यूशनरी वो थे, और दूर खड़े लोग भी दूर से चिल्लाने कहने लगते हैं कि नहीं रेवोल्यूशनरी वो थे। और उस पूरी जगह पर जितने सिटीजन्स मौजूद थे वो सभी अपने हाथ खड़े कर चिल्ला रहे थे कि वो ही रेवोल्यूशनरी थे। और नोटिफिकेशंस बस फैल रहे थे कि किसी ने अपने आप को रेवोल्यूशनरी जताया था। और डोक्सा के सामने एक ऐसा नजारा था जो उस नोवेल में कभी भी प्रकट नहीं हुआ था, उस जिंदगी में कभी नहीं आया था, जो यो जुंगक्युक ने जी थी। जो देख डोक्सा भी अपने मन में सोच रहा था, सच में कितनी शर्मनाक बात है। मैं इस नजारे का 111वीं टर्न वाले यो जुंगक्युक को दिखाना चाहूंगा। शायद अगर वो ये नजारा देखता तो क्या पता वो भी एक अलग चॉइस चुनता है, न कि वो अकेलेपन का रास्ता। और तभी फिर लोग चिल्लाकर ये भी कहने लगते हैं कि वो ही असली रेवोल्यूशनरी यो जुंगक्युक थे। और अब लोग रेवोल्यूशनरी से ज्यादा ये कहने लगे थे कि वो लोग ही यो जुंगक्युक थे। और नोटिफिकेशन आ रहे थे कि कईयों ने यो जुंगक्युक नाम की डिक्लेरेशन की थी, जिससे डोक्सा एकदम याद करता कहता है कि हाँ उसने तो सभी को अपना नाम यो जुंगक्युक बताया था। और स्टार स्ट्रीम के अचीवमेंट सिस्टम में इस वक्त वही मची थी। और एक तरफ हम देखते हैं हमारे यो जुंगक्युक को, जिसके कंधे पे हमारी प्यारी यूरियल बैठ रखी थी। और सीरियस हुआ वो देखता है कि वो एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे के बाहर था, और वहाँ का रास्ता देखता वो कहता है, क्या किम डोक्सा सच में इस जगह के अंदर है? और वहाँ किम डोक्सा जो कि एकदम परेशान था कि उसने तो उस हरामखोर यो जुंगक्युक का नाम ही उछाल दिया, एकदम परेशान था। पर एक्चुअली में हमारा गधा यो जुंगक्युक इस वक्त सिसविद इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में नहीं पहुंचा था, वो पहुंच आया था गिलोबत इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में। और उसके अंदर जाने के बाद ही उसे बताया जाता है कि वो एक नए मेन सिनेरियो के अंदर एंटर कर
चुका था। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद करवा देता हूँ कि हर एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में अपना अपना खुद का रेवोल्यूशनरी और एग्जीक्यूशनरी सिनेरियो अलग चलता है। एनीवेज, अंदर यो जंग आकर लोगों को देखता कहता है, यहाँ पर उससे ज्यादा शांति है जितनी मैंने सोचे थे। मुझे लगा था कि किम डोक्सा के यहाँ तक आने के बाद था उसने यहाँ पर अलग तरह के तबाही मचा दी होगी। सरदार, इस जगह पे बहुत भीड़ भड़का है। जिस पे यूरियल घबराती कह रही है कि ना बेटा ना, उसे यहाँ पर फालतू की तबाही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी को जानती थी, जो बढ़कर न जाने कैसे हत्याकांड कर सकता था सिर्फ अपने बोझ को कम करने के लिए। इसलिए वो लोगों को ढूंढने लगता है जिनसे वो किम डोक्सा नाम के व्यक्ति की इंफॉर्मेशन निकाल पाए। और तभी सर ऊपर कर वो एक इनह्यूमन बीइंग को पता है कि अगले ही पल वो बिल्कुल साइलेंस से उसके पीछे आ जाता है और उसके कान के पास आसे कहता है, अगर तुम चुपचाप मेरे सवालों का जवाब देते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा। पर उसके जवाब देने से पहले ही वो करता पता क्या है, वो अपनी एक्सक्लूसिव स्किल साउंड वेव ब्लॉकिंग एक्टिवेट कर लेता है ताकि वहाँ पर जो भी हो बाहर तक आवाज ना जाए। और फिर वो एक जोर का मुक्का सीधा उसे दे मारता है और चिल्लाता हुआ वो आदमी भी कहता है कि वो कुछ भी बताने को तैयार था। और फिर गुस्से में यो जंगू से पूछने वाला था, तो मुझे बताओ किम डोक्सा। कि तभी यो जंगू को याद आता है कि हाँ सच, अगर किम डोक्सा इस जगह पर मौजूद था तो, और वो वैसा ही किम डोक्सा था जिसे वो जानता था, तो ऐसे कांड करने के बाद वो बदनामी के लिए अपने नाम को तो इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए फिर वो कहता है, तो चलो मुझे बताओ यो जंगो कहाँ पर है। और उसी पल दूसरी तरफ हम देखते हैं सभी लोग सिजविस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में चिल्ला रहे थे कि असली यो जंगो वो है। और ये डिक्लेरेशन हर जगह पर मचलती फैल रही थी। और उसी भीड़ भड़के में खड़ा डोक्सा भी साथ में हाथ खड़े करता कह रहा था, ये यो जंगो मैं हूँ या। और नोटिफिकेशन आ रहे थे कि रेवोल्यूशनरी यो जंगो के नाम को पूरे 73 डीमन रियम में पूरी तरह से ही फैला दिया जाएगा। जो नजारा देखता अपने मन में डोक्सा सोच रहा था कि उसे गधे यो जंगो को ये नजारा देखना चाहिए था। और ये जो स्टार स्ट्रीम थे वो फेबल्स की ही दुनिया थी। और क्योंकि इस वक्त इतने सारे सिटीजन्स यो जंगो के नाम को चिल्ला रहे थे, तो इसलिए यो जंगो को भी काफी अच्छे गुने फेबल मिल गए होंगे। तो वो हराम खोर लकी तो बहुत था और उसे पता नहीं वो हरामी इस वक्त कर क्या रहा होगा, पर फिलहाल के वक्त वो इस मजे को एंजॉय कर सकता था जो उसे फ्री में मिल रहा था। कि तभी डोक्सा का नोटिफिकेशन आता है कि डोक्सा की रेपुटेशन बढ़ गई थी और उसका नाम किम डोक्सा बहुत ही जल्दी से 73 डीमन जैम में फैलना शुरू हो गया था। और डोक्सा को खुद समझ नहीं आता कि आखिर अब उसके नाम को कौन फैला रहा था, आखिर अब यहाँ पर क्या चल रहा था, क्योंकि अभी तक उसने अपने नाम को किसी तक को नहीं बताया था। और यहाँ पर वो सभी लोग जो थे वो से ड्यूक की मशीनरी के ऊपर चढ़ना शुरू हो गए थे, चाहे वो बेवकूफ हरकत थे। और उसी पल में वो छुपा हुआ एक लोथा बचा एग्जीक्यूशनर भी बाहर आया था उन लोगों को मारने के लिए। कि उसी पल उसे नोटिस कर जांग हायंग, जो कि उसी पल का वेट कर रहा था, कूदता आता एक भयंकर वार उस पर कर उस आखिरी एग्जीक्यूशनर को भी मार देता है। और सभी को नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि अब आखिरी एग्जीक्यूशनर भी मर गया था। इसलिए अब सिजविस का डिकेटर इफेक्ट जो था वो खत्म हो चुका था। और सभी एग्जीक्यूशनर की मरने की वजह से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में सभी सिटीजन को हक मिल चुका था डिकेटर के खिलाफ जाने का। और साथ ही साथ बताया जाता है कि नाइट ऑफ रेवोल्यूशन को शुरू किया जाता है जो कि 1 घंटे तक चलेगी। और डोक्सा द्वारा हमें पता चलता है कि नाइट ऑफ रेवोल्यूशन वो टाइम होता है जब सिटीजन को हक मिल जाता है ड्यूक को खत्म करने का। और अगर अब वो प्रयास करें तो अब वो ड्यूक को मार सकते थे, जो कि पहले नामुमकिन था किसी के लिए भी। और इसी मौके का फायदा उठा सभी लोग ही कूद कूद कर मशीन के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि उन लोगों के ऊपर थोड़ा पहुंचने पर ही वो ड्यूक ऊपर घूमने वाली मशीन को चला देता है। और जो भी लोग उसके ऊपर कूदे थे उनके वही हवा में चिथड़े चिथड़े बन जाते हैं, जिन्हें देख कर ड्यूक कभी भी हंस रहा था, क्योंकि उसे पूरा लगता था कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता, चाहे किसी के पास अब हक भी आ चुका था तो भी नहीं। बट फिर भी नाइट ऑफ रेवोल्यूशन वो टाइम था जिन पलों में ड्यूक सबसे कमजोर था। पर यहाँ पर एक कंडीशन थी कि वो कमजोर इसलिए था जब वो फैक्ट्री के बाहर आएगा। पर इस वक्त तो ड्यूक फैक्ट्री के अंदर ही छुप रखा लोगों को मार रहा था, इसलिए वो कमजोर भी नहीं था। और अपने सामने उन सिटीजन्स की इतनी बुरी मरती हालात को देखकर कॉन्स्टेलेशन नेल ईटिंग रेड बहुत ही खुश हो रहा था। और फिर डोक्सा आइलिन से पूछता है कि क्या उसने उसे फिक्स कर दिया था, जिस पर वो बताती है कि उसने थोड़े टेम्परेरी फिक्सेस तो किए थे, पर डोक्सा लड़ नहीं सकता था। पर साफ करता डोक्सा बताता है कि नहीं, उसे अब चलने की जरूरत थी, सिर्फ एक बार। और ड्यूक जोर से गुस्से में चिल्लाता है कि आखिर रेवोल्यूशनरी कहाँ पर छुपा था और अब उसमें हिम्मत क्यों नहीं होती रेवोल्यूशन चिल्लाने की। और किम डोक्सा को तब एक ख्याल आता है कि अगर ये हरामखोर सिटीजन्स को तबाह करा था सिनेरियो से भी पार की ताकत का इस्तेमाल कर तो उसे भी बिल्कुल सेम ही करना था। और तभी डोक्सा बीओ को कहता है अपनी चैनल की फ्रीक्वेंसीज को अंडर
वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए, जिस बात पर बीओ मान जाती है। और एक्चुअली में जब पिछले टाइम डोग्जा दूसरी बार फिर से अंडरवर्ल्ड में गया था, उसने नामून को बताया था कि उस जायंट सोल्जर को बनाने की चाबी क्या है और उस काम को कैसे किया जाता है, जिस पे नामून उसे शुक्रिया करता है। तो डोग्जा बताता है, अगर तुम इतना ही ज्यादा शुक्रगुजार हो तो यह काम करने के बाद मेकर कॉलम में मेरा नाम भी डाल देना। हाँ, उसने नामून को पहले इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि जायंट सोल्जर को कैसे बनाना है, वो हथियार जो पॉसिबिलिटी का तूफान खड़ा कर देगा अगर उसे समोन भी किया जाता है तो। और जब तक ये कोई गिगांटोमाचिया जैसा सिनेरियो ना हो और ना ही ग्रेट बोर ऑफ कॉन्स्टेलेशन जैसा, उसे समोन करने की बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी थी। इसलिए डोग्जा आवाज लगाता है मंकी किंग को, जो कि उसकी बात को सुन रहा था, और फिर वो उसे बताता है उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि वो इस सिनेरियो को बदलना चाहता था। क्योंकि अगर सिनेरियो के फेयर होने की बात होती तो ये फेयरनेस कब की खत्म हो चुकी थी। पर नोटिफिकेशन आता है कि मंकी किंग के सिर दर्द हो रही थी और परेशान डोग्जा कह रहा था कि उसे तो लगा था कि उसका मंकी किंग के साथ रिश्ता थोड़ा अच्छा हो गया था और उनकी करीबी थोड़ी बढ़ गई थी कि तभी उन हरामी कॉन्स्टेलेशन के मजे के नोटिफिकेशन देख कर डोग्जा को एक आइडिया आता है और वो उससे पूछता है, वैसे तुम्हें कुछ टाइम पहले से कुछ अजीब मैसेजेस नहीं आ रहे थे। और मंकी किंग पूछता है कि वो किन मैसेजेस की बात कर रहा था, जिस पे डोग्जा बताता है कि उसे अच्छे से पता तो नहीं है, पर वो शायद मैसेजेस थे मंकी किंग के बाल झड़ने वगैरह के, जिससे तभी गुस्से की बिजली खड़कती है और पता लगता है कि मंकी किंग गुस्से में था। और तभी डोग्जा उन हरामी कॉन्स्टेलेशन की तरफ इशारा करते बताता है, तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये घटिया मैसेज करने वाला है और कोई नहीं बल्कि यही कॉन्स्टेलेशंस हैं। और वो हरामी कॉन्स्टेलेशन तो घबरा जाते हैं, पर अब मंकी किंग ये जानकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद ही होता क्या है, डोग्जा के सामने मंकी किंग का एक बाल आकर प्रकट हो जाता है और उस बाल को पकड़कर डोग्जा देखता है कि सिर्फ एक छोटे से बाल में इतनी ज्यादा एनर्जी भर रखी थी। और वो मंकी किंग को बताता है कि वो इस बाल का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करेगा। बाय द वे मंकी किंग के बाल जड़ हैं और हरामी डोग्जा उसे गंजा करने पे लगा है। और फिर उस बाल को पकड़ने के बाद डोग्जा इंचेंटिंग करता है और उस जायंट सोल्जर को यहाँ पर समॉन करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉवल में बताया गया था। और फिर हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक है उस बड़े से जायंट सोल्जर की आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद ही बेशक पॉसिबिलिटी का तूफान आना था और डोग्जा को नोटिफिकेशन आ रहे थे कि अंडरवर्ल्ड के बींग्स ने डोग्जा के प्रेजेंस को नोटिस कर लिया था। जो देखता डोग्जा कहता है, अरे बाप रे, ऐसे तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे बस उम्मीद करनी होगी कि इस बार परसेफोन और हेडिस मुझे बख्शता है। और फिर डोग्जा जोर से चिल्लाता है, आओ अब प्रकट हो जाओ और इस भूमि पर उतरो। और बिल्कुल पिछली बार की तरह जैसे पहले आउटर कोर्ट प्रकट हुआ था, एक बहुत ही बड़ी और तेज एनर्जी आसमान को चीरती आती है और उस फैक्ट्री के सामने लैंड करती है। और अपने सामने ये तबाही का मंजर देखकर ड्यूक से स्विच चलाता है कि आखिर उसके सामने अभी ये क्या था। और डोग्जा को नोटिफिकेशन आता है कि वो जायंट सोल्जर प्लूटो डोग्जा के आदेश पर यहाँ पर आ चुका था। और उस बैडस सोल्जर की आंखें खुलती है और हम देख ही पाते हैं कि ये इतना बड़ा जायंट सोल्जर प्लूटो एकदम कमाल का लग रहा था, बिल्कुल किसी घटिया फैक्ट्री जैसा नहीं। इसे कहते हैं ओरिजिनल वर्सेस चाइनीज माल। और हमें इसका टाइटल भी बताया जाता है जो था किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड का सीक्रेट हथियार जायंट सोल्जर प्लूटो, जो देखकर ड्यूक इस पे चिल्ला रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सुना था कि ये अभी तक बना नहीं है, इसका यहाँ पर होना नामुमकिन है। और कई कॉन्स्टेलेशन शो कर चुके थे इस सिनेरियो के अंदर ऐसी एबनॉर्मैलिटीज को देखकर और आसपास के डीमन डैम के डीमन किंग्स पे घबरा चुके थे ऐसे पॉसिबिलिटी के तूफान से। और यहाँ पर डोग्जा को अब वो पॉसिबिलिटी महसूस करनी पड़ रही थी, उसे बहुत ही जोर के झटके लग रहे थे। पर उसे नोटिफिकेशन आता है कि मंकी किंग भी डोग्जा के साथ इस पॉसिबिलिटी का बोझ सह रहा था और उसकी इनकार्नेशन फॉर्म जो थी वो अपनी लिवर तक पहुंच चुके थे। और पहले तो वो सभी लोग उसे देखकर डर कर चिल्ला रहे थे कि उनके सामने एक डिजास्टर आ चुका था। कि तभी प्लूटो में से आवाज निकलती है, हाँ मैं यहाँ कहाँ पे हूँ? कि तभी साइड से घायल डोग्जा चिल्लाता कहता है, मेरी तरफ देखो। और तभी उसे देखता उस प्लूटो के अंदर मौजूद और कोई नहीं बल्कि किम नामवुन कहता है, अरे आप तो वो ग्रास ऊपर वाले बंदे हो ना? जिस पे डोग्जा हाँ कहता है और अपने मन में सोचता है कि जैसा उसे लगा था कि किम नामवुन ने आखिरी कंपोनेंट की जगह अपनी खुद की आत्मा का इस्तेमाल किया था और यहाँ पर डोग्जा की इनकार्नेशन फॉर्म उसकी लिवर तक पहुंच चुकी थी। और किम नामवुन हंसता कहता है, क्या तुमने सच में उस एक्टिवेशन फ्रेज का इस्तेमाल कर लिया? और वो पास का सीन याद करता है जब डोग्जा के बताने पर उसने कहा था कि वो किन शब्दों को एक्टिवेशन फ्रेज रखेगा, यानी जो मंत्र वंत्र एक्चुअली में डोग्जा ने बोले थे वो उसे और किसी ने नहीं बल्कि किम नामवुन ने बताए थे। जिसके बाद उसने ये भी कहा था, क्या पता अगर आप उसे सही तरह से कहते हैं तो मैं आपकी एक बार मदद भी कर दूं। और यहाँ प्रेजेंट में डोग्जा कहता है कि नामवुन उसके अंदर एंटर कर गया जैसा उसने सोचा था। और किम नामवुन बताता है कि बेशक
और ये बॉडी काफी मस्त लग रही थी। और डोक्सा द्वारा हम जानते हैं कि ओरिजिनली सभी जायंट सोल्जर्स के अंदर एक आत्मा भरी होती है जो मेन सिस्टम की देखरेख करे रखे। और यहाँ किम नामून के केस में इसने उस जायंट सोल्जर के सॉफ्टवेयर को सर्व करने के लिए अपनी ही आत्मा को उसमें डाल दिया था। और फिर किम नामून डोक्सा को बताता है कि इस बार वो उसके लिए स्पेशल सर्विस करेगा और वो डोक्सा को अपने हाथ में बैठने के लिए भी कहता है ताकि वो उसे कमाल का नजारा दिखा पाए। पर प्लॉसिबिलिटी सारा डोक्सा बताता है कि अभी उसके पास इस चीज की एनर्जी नहीं थी। और नामून भी देखता है कि कैसे डोक्सा के हालात एकदम कचरा हो रखे थे। और फिर डोक्सा इशारा करता उस फैक्ट्री की तरफ नामून को पूरी अच्छी तरह से बता देता है कि उसे अब क्या करना था। जो समझने के बाद नामून उस फैक्ट्री की तरफ देखता है और डोक्सा उसे आदेश देता है उस कच्चे को खत्म करने के। और किम नामून की चमकती आंखें देखकर ड्यूक यहाँ पर एकदम घबरा कर चिल्लाने लगता है, ये नामुमकिन है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर असली जायंट सोल्जर इस जगह पर क्यों होगा। और ऐसा कहता कहता ड्यूक अपने पंजे कसकर प्लूटो की तरफ दे मारने वाला था। पर ऑब्वियसली अगले ही पल में प्लूटो का एक वार आकर उसे लगता है जो उस फैक्ट्री को चीरता जाता है और उसके एक हाथ को काट देता है। पर सिर्फ वही नहीं, उसका हमला इतना ज्यादा एक्सटेंड हो चुका था कि वो पीछे तक जाके हर जगह की चीर फाड़ कर देता है। और एक ही बार में उस फैक्ट्री का बुरा हाल कर नामून डिसअपॉइंट हुआ कहता है, ये बच्चों का खिलौना क्या था आजुशी, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया हमसे कचरे को कुचलने के लिए, तुम बहुत ही मतलबी हो आजुशी। और यहाँ पर सिर्फ 25 सेकंड्स बचे थे। उससे पहले समोनिक कैंसिल हो जाती और प्लूटो को वापस बुला लिया जाता। और एकदम चिढ़ा हुआ उन बचे गए सेकंड्स में किम नामून जाकर उस फैक्ट्री के मुंह को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और ऑब्वियसली आसानी से उसे पार देता है। और अभी 10 सेकंड्स बचे हुए थे कि उसका बुरा हाल करने के बाद किम नामून डोक्सा के पास आकर बताता है कि उसने अपना काम तो कर दिया था, तो आखिर अब उसे आगे क्या करना चाहिए। और बोर हुआ वो डोक्सा को बता रहा था कि आजुशी उसे लड़ना वगैरह चाहते हैं क्या। पर अब वहाँ से जाने के सिर्फ 2 सेकंड्स बचे थे, जो देखकर किम नामून कहता है, टाइम बीत गया, तुमसे वापस मिलूंगा जोशी जब तुम अंडरवर्ल्ड आओगे। और किम नामून तो वहाँ से चला जाता है। पर हम देख ही पाते हैं कैसे हीरो जैसी एंट्री मारकर उसने सेकंड्स नहीं लगाए थे उस फैक्ट्री का खचर मचर करने में कि डोक्सा जिसके मुंह से अभी तक खून बह रहा था वो कहता है, हरामखोर किम नामवान, मैं फिर से कभी अंडरवर्ल्ड नहीं आ रहा गधा है। और फिर डोक्सा फटाफट भागता जाता है उस फैक्ट्री के बेचे हुए टुकड़ों के अंदर। और वहीं अंदर वो सीट पे आता है जहाँ से ड्यूक उस फैक्ट्री को कंट्रोल कर रहा था। और वो भी एकदम बुरी हालात में कहता है, हरामखोर आखिर कौन है तू, एक मिनट, मैंने तेरे बारे में विनी मैन से सुना है, बेचारे कॉन्स्टलेशन तू नहीं बचेगा अगर तू यहाँ पर मुझे मार भी देता है तो, क्योंकि तू एक असली। कि उससे पहले और बड़बड़ करके बकवास करा डोक्सा बिना उन चीजों की चिंता के अपनी तलवार को आकर उसके सीने में दस देता है। और नोटिफिकेशन फैल जाता है कि उसने डेमन ड्यूक सिजविस को हरा दिया था और उसे मारने के उसे मिलते हैं पूरे 2 लाख कॉइंस। पर उसके बाद ही होता क्या है कि डोक्सा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और सभी को बताया जाता है कि डिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हार चुका था। और आइलैंड फटाफट भागते हुए किम डोक्सा के पास आकर देखती है उसकी एकदम बुरी हालत को और कैसे उसके फेबल्स एकदम टूट रहे थे, उसकी इनकार्नेशन फॉर्म खत्म हो रही थी। और आइलैंड पूछती है कि इस ड्यूक का क्या हुआ, जिसपे किम डोक्सा बताता है कि वो मारा जा चुका था। और यहाँ डोक्सा का इलाज करने के लिए वो उसे लटाती है कि किम डोक्सा का नोटिफिकेशन आ रहे थे कि उसने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के डिक्टेटर को हरा दिया था। पर यहाँ पर डोक्सा रेवोल्यूशनरी नहीं था, इसलिए डिक्टेटर का सक्सेशन कैंसिल हो चुका था क्योंकि उसने नॉर्मल सिनारियो का रूट फॉलो नहीं किया था। और इस वक्त इस सक्सेशन को सबसे ज्यादा किसी और रेपुटेशन व्यक्ति को दे दिया जाएगा जो इस करंट सिनारियो में मौजूद था। और साथ ही ये भी नोटिफिकेशन आ रहे थे कि हिडन सिनारियो भी चल रहा था, जो था कि इस सिनारियो में एंटर करने के लिए डोक्सा को बस असली रेवोल्यूशनरी को मारना था। जो समझता डोक्सा सोचा था, जैसा मुझे लगा था, बस ड्यूक को मारने के बाद मैं सिनारियो में एंटर नहीं कर सकता और शायद मेरे नाम के सारे राइट्स इस वक्त योजंगो के पास चले गए होंगे क्योंकि मैंने उसी का नाम इस्तेमाल किया था। और डोक्सा पूछता है कि उसकी कंडीशन कैसी थी और आयलन उदासी से बताता रही थी कि वो उसे फिक्स कर देगी। पर डोक्सा सच जानता पूछता है कि आखिर उसके पास कितना का टाइम बचा था, जिस पे पहले वो 10 मिनट बताती है पर फिर थोड़ा और आगे बढ़ती कहती है कि 5 मिनट। और फिर निराशा से वो डोक्सा से पूछती है कि डोक्सा ने बताया था कि वो रेवोल्यूशनरी को ढूंढ रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों था, जिस पे डोक्सा बताता है कि बेशक था कि वो उस रेवोल्यूशनरी को मारकर मेन सिनेरियो में खुद एंटर कर पाए, जिस पे आयलन बताने वाले थे कि डोक्सा जिंदा रह सकता है क्योंकि वो और शायद वो अपने आप का सैक्रिफाइस करने का सोच रहे थे। कि उससे पहले ही डोक्सा कहता है वो जो रेवोल्यूशनरी था वो पहले वाले रैंक्स के बीच में ही होगा, तुम्हें नहीं लगता? वो बहुत ही ज्यादा छुपना चाहते होंगे, वो बहुत ही ज्यादा भागना चाहते होंगे, पर फिर भी
है मैं जानता हूँ कि वो फिर भी बाहर निकल कर आकर लड़े होंगे। मैं जानता हूँ तो आइलैंड रो मत, मैं मरने नहीं वाला। और तब किम डोक्सा ने सोचा कि अगर वो यहाँ पर रेवोल्यूशनरी को मार देता है तो वो कहानियाँ जो उसने अभी तक इकट्ठा किए थे वो सभी के सभी बेफालतू हो जाएंगे। और डोक्सा आइलैंड को तो बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता था और अपने मन में वो सोच रहा था कि बिना रेवोल्यूशनरी बने भी कोई ना कोई तो तरीका होगा हमेशा की तरह। और फिर डोक्सा आइलैंड से कहता है कि क्या उसके पास वो चीज है जो उसने पिछली बार उसे रिक्वेस्ट किए थे, जो चीज उसने उसे बनाने के लिए कही थी। हाँ, वो बेशक अपने स्मार्टफोन की बात कर रहा था और आइलैंड वो उसे स्मार्टफोन दे दी है तो वो डिवाइस उसके हाथों में आने के बाद ही उसका सिंक्रोनाइजेशन डोक्सा के साथ जुड़ने लगता है और उसे देखता कि डोक्सा सोच रहा था कि वो एक रीडर था और सभी जवाब उस कहानी में लिखे थे और वेज ऑफ सर्वाइवल में कोई ना कोई तो तरीका होगा। और वो हल्का हल्का अपने सामने नोवेल की फाइल को देख तो पा रहा था, पर अच्छे से चीजों को पढ़ने के लिए उसकी आंखें अब बहुत ही ज्यादा ब्लरी हो चुकी थी। और उस बार किम डोक्सा ने पहली बार सोचा कि क्या सच में यही अंत था कि उससे पहले वो पूरी तरह मारा जाता और उसकी आंखें बंद हो जाती। उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसका हिडन सिनेरियो सेल्फ प्रोक्लेम्ड रेवोल्यूशनरी पार हो चुका था और लगातार नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि डोक्सा एक रेवोल्यूशनरी बन गया था और उसे कंग्रेचुलेशन भी दिया जाता है क्योंकि वो ऑफिशियली एक मेन सिनेरियो में एंटर कर चुका था। और डोक्सा के ऊपर जो एग्जाइल की पेनल्टी थी वो भी अब हट चुकी थी और डोक्सा की जो इनकार्नेशन फॉर्म भी थी अब खुद से रिकवर होना शुरू हो चुकी थी और जो टूट रखे फेबल थे धीरे धीरे कर वो भी सही होना शुरू हो गए थे। और एकदम हैरानी से किम डोक्सा उठकर कहता है, ये क्या है, आइलैंड बिल्कुल सही है, वो जिंदा सही सलामत है, जांग यांग मांग कोई भी यहाँ पर मरा नहीं है। पर आखिर ऐसा क्यों था, आखिर मैंने सिनेरियो को पार कैसे किया। और फिर ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं कि उसका नाम किम डोक्सा 73rd डीमन रेम में लगातार स्पीड से फैलाया जा रहा था और गिलोबर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर सभी ही लोग अब किम डोक्सा के नाम से डरते थे और गिलोबर्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के सभी सिटीजन्स ने उसके रेवोल्यूशन को ज्वाइन किया था। और तभी किम डोक्सा समझ आता है कि उसके नाम को गिलोबर्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में इस्तेमाल कर यो जुंगक्योक ने जाकर वहाँ के ड्यूक को मार दिया था। और दूसरी तरफ हम यो जुंगक्योक को देख भी पाते हैं जो यूरियल को कंधे पर उठाए अपने मन के ख्यालों में डूब रखा था और पीछे मुड़कर जब वो देखता है वहाँ के सभी सिटीजन्स इस रेवोल्यूशनरी सिनेरियो को जीतकर जोर जोर से किम डोक्सा नाम को चिल्ला रहे थे। और इन नोटिफिकेशंस को देखकर किम डोक्सा कहता है, ये गिलोबर्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं पर मैं तो सिस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में हूँ, मुझे ये मत कहना, नहीं ऐसा नहीं होगा। पर फिर कुछ और नोटिफिकेशन जब उसे आते हैं कि वहाँ का ड्यूक आ चुका था और इस वक्त गिलोबर्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में किम डोक्सा की रेपुटेशन सबसे ज्यादा थी और सिनेरियो की पॉसिबिलिटी की वजह से वो गिलोबर्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का मास्टर बन चुका था। और डोक्सा हंसता हुआ कहने लगता है वो आ गया। और आइलैंड और बाकी कंफ्यूज हुए उससे पूछते हैं कि आखिर वो ये क्या बातें कर रहा था कि फिर डोक्सा अब बिल्कुल सही हो चुका, एकदम चैन की सांस लेता लेटता कहता है, आखिरकार असली यो जुंगक्योक यहाँ पर आ गया कि उसकी चैन की सांस थोड़ी देर के लिए रुकती नहीं कि फोर्थ वॉल उसे कहती है कि शायद किम डोक्सा को पहले अपने स्मार्टफोन को चेक कर लेना चाहिए था। जिससे घबरा कर डोक्सा फटाफट उठकर अपने फोन में उस फाइल के टेक्स्ट को देखता है तो वहाँ पर लिखा गया था कि वो फाइल फर्स्ट रिवीजन थी, यानी एक तरह से वो ओरिजिनल फाइल का एक एडिटेड वर्जन था, यानी वो नॉवल जिसमें बदलाव किए गए थे। और फिर हम देखते हैं कि डोक्सा को इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए फटाफट लेटाकर वहाँ से ले जाया जाता है। और डोक्सा को नोटिफिकेशन आ रहे थे कि डोक्सा के पास अभी गिलोबर्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के पूरे सक्सेशन के राइट्स थे। और जब डोक्सा पूछता है कि आखिर किम डोक्सा रेवोल्यूशनरी कैसे बन गया और उसे गिलोबर्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से राइट्स कैसे मिल गए ऐसे सक्सेशन के लिए, जिसपे फोर्टफॉल उसे बताती है ऐसा इसीलिए था क्योंकि किम डोक्सा ने गिलोबर्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के डिकेटर को मार दिया था। जैसे डोक्सा कहता है, तो किसी ने मेरा भेस लिया और मेरे नाम का फेम इकट्ठा किया और अंत में डिकेटर को मार दिया। और स्टार स्ट्रीम भी जो थे इस सिनेरियो के एरर को ठीक करने में लगी थी और डोक्सा के लिए एक नया फेबल शेड्यूल रखा था। और डोक्सा मन ही मन जानता था कि यहाँ पर इतने लोग नहीं थे जो इतने कमाल का कांड कर पाए। और तब डोक्सा ने सोचा था कि किसी तरह से यो जुंगक्योक गिलोबर्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में पहुंच चुका था। और शुरुआत से तो डोक्सा सच में ही बहुत ही खुश था, इसलिए वो मन ही मन कहता है, आखिरकार हमारा यो जुंगक्योक एक अच्छा इंसान बन गया कि उसने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में कदम रखा सिर्फ मुझे बचाने के लिए। पर तभी फिर उसे लगता है, नहीं, यो जुंगक्योक ने मुझे बचाने के लिए वहाँ पे कदम रखा, ना 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 ऐसा नहीं हो सकता। आखिर कैसे कोई व्यक्ति जो कॉन्स्टलेशन भी रही है उसे मेरी मुश्किल के बारे में पता होगा, यानी उसने नोटिस कर लिया कि मैं उसका भेस बदला हूँ और वो मुझे कुचलने के लिए आया है क्योंकि मैं उसके नाम से छेड़ाछाड़ी कर रहा था।
और डोक्सा को कामती देखकर आयलिन उसे शांत होने के लिए बताती है क्योंकि वो उसे हील कर रही थी। और आयलिन भी बताती है कि ये चीज तो एक मिरेकल था कि डोक्सा धीरे धीरे कर रिकवर होना शुरू हो चुका था, पर उसके फेबल्स पर जो डैमेज हुआ था वो काफी ज्यादा था, इसलिए डोक्सा को हिलना नहीं था। और जब तक डोक्सा स्वस्थ हो जाता है फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अपने हाथों को चलाता देखता डोक्सा कह रहा था, शायद मैं अब सिनेरियो के अंदर एंटर कर चुका हूँ तो ये इसलिए है, पर अब मेरा सांस लेना भी पहले से अलग लग रहा है। तो ये होती है एक कहानी की ताकत कि क्योंकि डोक्सा हिल रहा था आयलिन फिर से गुस्से में चिल्लाती है अपने ये हरकतें बंद करने का। और डोक्सा भी आयलिन के क्रोध से डरकर चुपचाप शांत होकर लेट जाता है। और लेटा हुआ डोक्सा अपने मैसेजेस काउंट करता है जो कि कब से रुके गए थे। और अब कई कॉन्स्टलेशन डोक्सा की परफॉर्मेंस से शौक हो रखे थे और वो जानता था कि उसने फेबल वेपन को समन किया था यानी प्लूटो को, तो अब चीजें थोड़ी मुश्किल वाली भी हो सकती थी। और मंकी किंग डोक्सा को 7,000 कॉइन स्पॉन्सर कर उसके कॉन्फिडेंस पे खुश था। और इतने टाइम बाद डोनेशन को देखकर किम डोक्सा भी काफी खुश था। और बताया जाता है कि 20 मेन सिनेरियो का भी अंत हो चुका था और डेमन जैम का रेवोल्यूशन पार हो चुका था, पर रिवॉर्ड की कॉम्पेंसेशन थोड़ी डिले हो चुकी थी और फेबल भी थोड़ी देर के लिए डिले हो चुका था। और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन भी आ रहे थे कि कई कॉन्स्टलेशंस डोक्सा की आइडेंटिटी के बारे में उत्सुक थे और कुछ उसे अपनी नेबुला में इन्वाइट कर रहे थे और कुछ उस फेबल वेपन के बारे में पूछना चाहते थे। और डोक्सा खुश हो रहा था कि अंडरवर्ल्ड का वो बंदा अभी तक आया नहीं था कि तभी वो एकदम ही डर जाता है जब नोटिफिकेशन आता है कि फादर ऑफ द रिच नाइट डोक्सा को ही देख रहा था। हाँ, हेडिस वहां पर आ चुका था जिसके चलते पोर्टबॉल भी दमकर एक्टिवेट हो जाती है और मुस्कुराने लगती है क्योंकि हेडिस डोक्सा पर गुस्सा था और पोर्टबॉल सिर दर्द तो काफी लगाती थी पर काफी भरोसे लायक थे, जिसकी वजह से डोक्सा हेडिस की नजरों को संभाल पा रहा था। और यहाँ पर आइलैंड बताती है ज्यादा उस फोन को ना चलाने के लिए, जिस पर डोक्सा बताता है मेरी माँ भी बिल्कुल यही कहा करते थे कि आइलैंड फिर से उसे संभालती कहती है कि उसे अभी बिल्कुल स्टेबिलिटी चाहिए। कि डोक्सा ये बताकर कि उसके लिए यही स्टेबिलिटी थी वायलेंस से पूछता है तो बस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कैसा है। यहाँ पर मुझे कहना चाहिए नहीं, अब तो मुझे योजुंगु का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहना चाहिए। और आइलैंड बताती है कि सब कुछ अभी ठीक था। वो डोक्सा से पूछती है कि वो योजुंगु नहीं था ना, जिस पर डोक्सा भी मानकर हाँ करता है। पर फिर आइलैंड बताती है कि पर अब इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का मास्टर योजुंगु बन चुका था और योजुंगु की अब इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का ड्यूक था। और डोक्सा बताता है कि वो बंदा जल्दी यहाँ पर आएगा। और आइलैंड जानना चाहते थे कि आखिर इस जगह का मास्टर योजुंगु किस तरह का डीमन था, जिस पे डोक्सा बताता है हाँ वो कोई डीमन वगैरह तो नहीं है, हाँ करता है शैतानों वाली हरकतें वो बहुत करता है, पर इस दुनिया का जो योजुंगु है वो एक अच्छा आदमी है। और हम देख के बातें हैं कि कैसे इस दुनिया के योजुंगु को डोक्सा ने पूरी तरह से बदल दिया था और वो लोगों की मदद कर रहा था और लोग इस बार दिल से उसके आभारी थे। और फिर डोक्सा आइलैंड को कहता है हान मियोंग को और जांग हायांग को यहाँ पर बुलाने के लिए क्योंकि वो उन्हें कुछ बताना चाहता था। और अपने मन में ही डोक्सा कहता है मैंने एक मुश्किल को तो संभाल लिया है, ये रेवोल्यूशनरी सिनेरियो खत्म हो चुका है, पर ये जो सब्सिक्वेंट का सिनेरियो था ये बहुत ही बड़े स्केल में है, रेवोल्यूशनरी सिनेरियो से हद से ज्यादा बड़े स्केल में, और मुझे उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। और काफी डीमंस डोक्सा के एक्शंस में काफी इंटरेस्टेड हो रखे थे और डोक्सा अपने सामने नोवेल के एडिटेड वर्जन को देखकर सोच रहा था कि आखिर राइटर ने उसे ये वर्जन क्यों दिया था और क्या ये सच में कोई एडिटेड वर्जन था। और तब उस नोवेल के अंदर डोक्सा को कुछ लिखे गए शब्द देखते हैं कि योजुंगुक ने सोचा कि अगर यहाँ पर वो होता तो वो इस तरह से नहीं सोचता। जैसे डोक्सा शौक होता कहता है कि क्या इस तरह का सेंटेंस ओरिजिनली हुआ करता था क्या। और आगे वो पढ़ता है अगर वो यहाँ पे होता था मैं चीजों को अलग तरह से देखता और जज करता। और ये चीजें को पढ़कर डोक्सा को पसीने आने लगे थे और आगे वो शब्द लिखे थे योजुंगुक की चौथी जिंदगी शुरू हो गई। और तब योजुंगुक ने सोचा कि इस टर्न के अंदर वो बंदा मौजूद नहीं था। और बस क्या ये देखने के बाद डोक्सा बस हक्का बक्का हुआ हैरानियत में डूब जाता है, पर फिर अपने आप को शांत करता वो कहता है कि ना 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 ऐसा नहीं हो सकता। योजुंगुक के मोनोलॉग में वो बंदा कोई भी हो सकता है क्योंकि पिछली टर्न में भी था वो काफी वो बंदे जैसे लोगों से मिला था, तो आखिर वो उसकी बात थोड़ी ना कर रहा होगा। और फिर आगे डोक्सा पढ़ता है योजुंगुक ने सोचा कि उसने मुझे बताया था ये ना सोचने के लिए कि चीजों को रिपीट करने से रिग्रेशन बेहतर जाएंगे और चीजें बदलेंगे और उसे अपनी इसी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। और उसे पता नहीं था कि वो ये कर सकता है या नहीं, पर तब योजुंगुक ने फैसला लिया था हार न मानने का। जो पढ़कर डोक्सा कह रहा था शिट ये शब्द मैंने कहे थे, ये हो ही नहीं सकता कि ये शब्द योजुंगुक को किसी और ने कहे हो। यहाँ पर नाम किम डोक्सा नहीं लिख रखा, पर मैं जानता हूँ ये शब्द पक्का मैंने ही उसे कहे थे। मैं पागल हो जाऊंगा। और मंकी किंग भी कंफ्यूज हो रखा था कि आखिर डोक्सा ऐसे रिएक्शंस क्यों बना रहा था। और तभी फोर्टवॉल कहती है कि तब किम डोक्सा ने सोचा कि शायद यही करंट सिचुएशन थी। पहला ये एडिटेड वर्जन वेज ऑफ सर्वाइवल का आ चुका था और दूसरा ये एडिटेड वर्जन शुरू होता था
यो जंगकुक के चौथे रिग्रेशन से, और तीसरा यो जंगकुक के चौथे रिग्रेशन में किम डोगजा नाम के व्यक्ति का जिक्र आया था। यानी यह एक हिसाब से फ्यूचर था। मतलब हो सकता है कि यो जंगकुक की ये थर्ड टर्न जो थी वो किसी तरह से फेल हो जाएगी। और साथ ही किम डोगजा ने सोचा कि आखिर यो जंगकुक की चौथी टर्न में वो मौजूद क्यों नहीं था, और क्या यहाँ पर आने वाले भविष्य के बारे में बताया गया था, और क्या उसके एक्शन की वजह से एक और एडिटेड वर्जन बन सकता था। और डोगजा सोच रहा था कि अगर ये गारंटेड भविष्य था तो आखिर राइटर इस चीज के बारे में उसे पहले ही क्यों भेजेगा। यानी इस वक्त राइटर उसे मौका दे रहा था इन चीजों को सुधारने का, उससे पहले ये बड़ा कांड हो जाए। और ये जानकर कि ये इस चीज की वार्निंग थे कि तीसरा रिग्रेशन फेल हो जाएगा और यो जंगकुक को चौथा रिग्रेशन करना पड़ेगा सिर्फ उसके दम पर। और सबसे पहली चीज जो डोगजा को अब करनी थी वो थी इस एडिटेड फाइल को शुरुआत से पूरा पढ़ना। और वैसे ही वो उसे पढ़ने लगता है। बीच में कुछ पल आ रहे थे जब वो कह रहा था, हरामखोर यो जंगकुक, मेरा इतना कुछ करने के बाद भी यह इस तरह से नखरे कर रहा है। हाँ देखो तो सही, ये थोड़ा बदला तो है। ये पार्ट कितना फनी था, मुझे ये पार्ट काफी अच्छा लगा, पर फिर भी एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा है। और नॉवल को पढ़ता एकदम खुश डोगजा जल्दी में उठता कहता है कि यो जंगकुक तो उससे काफी बेहतर करा है जितना उसने सोचा था, और लिखे गए सेंटेंस भी पहले से काफी बेहतर लग रहे थे। क्या राइटर पहले से काफी बेहतर हो गया था, और देख के तो लग रहा था कि यो जंगकुक भी काफी कम गलतियां कर रहा था। और कई बार वो बार बार डोगजा की बातें कर रहा था कि उस बंदे को भी हिडन सिनेरियो मिल गया होगा और कहाँ पर उसे उसकी मदद मिली थी, पर फिर भी वो कहता है वो इसे खुद से भी सर्वाइव कर ही लेता। और डोगजा जानना चाहता था कि आगे क्या होता है, क्या यो जंगकुक है इस चौथी टर्न में वो इस दुनिया के प्रॉपर अंत तक पहुंच पाता है या नहीं। और वैसे ही उस नॉवल को पढ़ने में वो बहुत ही ज्यादा मगन हो गया था कि तभी दरवाजे पर नोक नोक होता है और जांग गायंग और हान अंदर एंटर करते आते हैं। और जांग उसे देखता कहता है कि डोगजा तो बिल्कुल सही था, वरना आइलिन एकदम घबराई कह रही थी कि वो मरने की हालत में है। और हान भी उसका हाल पूछता है कि तभी जांग गायंग देखता है कि डोगजा ने अपने हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा था और वो उससे पूछता भी है, पर डोगजा मना करता कहता है नहीं ये कोई स्मार्टफोन नहीं है, दबा जा। और फिर हायंग कहता है कि आखिर उसने उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया था, जिस पर डोगजा कहता है कि क्या वो अभी भी उन कॉन्स्टलेशंस के साथ कांटेक्ट में था जिनके बारे में उसने उसे बताया था। जिस पे हायंग हाथ फेरता कहता है कि वो इतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे, सब ही अपने अपने काम करने में बिजी थे और ज्यादा कर तो रिप्लाई तक भी नहीं देते थे। जिस पे फिर डोगजा कहता है अच्छा तो जाओ यहाँ से। जिस पे हायंग गुस्से में चिल्लाता है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या थी, और उन्हें बुलाने वाला भी वही तो था। और गुस्से में हायंग तो वहाँ से दफा रफा हो जाता है कि हान भी कहता है कि डोगजा भी काफी अजीब बन जाता था और इन चीजों को उसने कंपनी के दिनों में भी नोटिस किया था। पर डोगजा वो बातें छोड़कर उसे बताता है ये फालतू की बातें छोड़ो और तुम जानते हो ना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिस पे हान घबराया हुआ बताता है कि सच कहा जाए तो वो अभी भी उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। और यहाँ पर हान बात कर रहा था डेमन किंग ऑफ लस्ट एंड ग्रोथ के, यानी गुस्से और हवस का डेमन किंग और उसका मालिक। और फिर हान बताता है कि उसका कनेक्शन डेमन किंग के साथ वापस तो आ चुका था, पर उसे डेमन किंग की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। और डोगजा को याद था कि कुछ टाइम पहले ही उसने दोनों के आपसी का कनेक्शन काट दिया था, पर वो सिर्फ टेम्पररी था। और डोगजा को लगा तो था कि एस्मोडियस जल्दी उसके साथ कांटेक्ट करेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इसलिए वो हान को पूछता है कि उसे पता है कि ऐसा क्यों हो सकता है। जिस पे हान का मानना था कि शायद डेमन किंग को अब उस पर भरोसा नहीं होगा। और या था कि उसकी बात को आगे बढ़ाने से पहले अचानक ही हान को एक झटका महसूस होता है और वो हैरानी से बताता है कि उसके चमचा होने के कनेक्शन अचानक ही वापस आ गए थे। पर वो घबराया हुआ ये भी बता रहा था कि कुछ तो गलत था, कुछ तो गलत हो रहा था। और फिर वो जोर से चिल्लाता कहता है कि वो यहाँ पर खुद आ गया था, डेमन किंग खुद इस जगह पर पर्सनली आ चुका था। और एक तरफ हम देखते हैं एक बहुत ही डार्क एनर्जी अनलीश का था। डेमन किंग प्रकट होता है और उसकी वो आंखें चमक रही थी और पता लग रहा था कि वो यहाँ पर कुछ जरूरी काम के लिए आया था। और यहाँ डोगजा कहता है कि क्या डेमन किंग उसके पास ही मौजूद था। और हान बताता है कि शायद डेमन किंग ने डोगजा को पहले से ढूंढ लिया था, पर डोगजा सोच रहा था उसने मुझे ढूंढ लिया है, पर आखिर मैं डेमन किंग के प्रेजेंस को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा। एक मिनट, मैं शायद ये असली मैं नहीं हूँ, उसने जैसा ढूंढा है। और वो फटाफट अपने साथ जुड़ी तारों को उतारता वहाँ से निकलने की करता है और एकदम जल्दी में पूछता है डायरेक्टर हान मुझे जल्दी बताओ कि आखिर यहाँ से गिलोबर्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहाँ पड़ता है। और उसके घबराहट में साफ जाहिर हो रहा था कि उसका पूरा शक था कि डेमन किंग यो जंगकुक को किम डोगजा समझकर उसकी तरफ ही जा चुका था। और यहाँ पर अब हम आते हैं गिलोबर्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ, जहाँ पर किम डोगजा नाम के नारे लग रहे थे। और यहाँ पर यो जंगकुक खड़ा था डिकेटर की लाश के सामने और मन ही मन वो सोच रहा था कि उसका इतनी दूर तक आने का प्लान तो नहीं था और ट्रांसेंडर्स के पहले स्टेज को रिलीज करना बहुत ही जल्दी होगा, जबकि वो जान पूछकर इस ताकत को कॉन्स्टलेशन से छुपाए रखा था। पर एक कॉन्स्टलेशन था जिसने उसकी ट्रांसेंडर्स की ताकत को देख लिया था, पर उसे इस ताकत की बिल्कुल परवाह तक नहीं थी। और हम देखते हैं उसके कंधे पर बैठी यूरियल को, जो कि एकदम मुस्कुराती ब्लश
करती उसे सपोर्ट कर रही थी और यो जंग की अचीवमेंट से बहुत ही खुश थी और उसके भाईचारे से भी। और यो जंग कहता है, इस ड्यूक ने बस काफी सारे कॉइंस दिए हैं मुझे, ये लौती वजह है कि मैंने इसे मारा है। जो सुनकर यूरियल की मुस्कुराहट और फैल जाती है कि ये नखरे कर रहा था। और तभी वहाँ दूसरे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का वो सीन देखता है। सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मैं ही यो जंग हूँ और उन सभी लोगों के झुंड में ही खड़ा किम डोक्सा भी चिल्ला रहा था कि वो ही यो जंग है। और इस हरामी को देखकर यो जंगो के एकदम चिड़ा गुस्से में आ जाता है। पर यूरियल किम डोक्सा को देखकर शर्माने लगती है और खुश हो जाती है कि वो एकदम सही हालात में था। और वो यो जंगो को भी कहती है फटाफट जाकर किम डोक्सा से मिलने के लिए। पर यो जंगो को बताता है कि उसने उसका जिंदा होना कंफर्म कर लिया था, तो इतना ही अभी काफी था। जैसे यूरियल सरप्राइज हो जाती है और बताती है कि उसका पर्सनल सिनेरियो अभी तक अंत नहीं हुआ था, इसलिए वो चाहती थी कि पक्का साथी होने के नाते यो जंगो फटाफट जाकर किम डोक्सा से मिले। पर यो जंगो कहता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वह इस तरह के पर्सनल सिनेरियो को एक्सेप्ट करेगा, जिससे यूरियल काफी शौक हो जाती है और काफी निराश भी। कि यहाँ पर यो जंगो कहता है कि क्या यूरियल इस चीज से बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि अब वो डीमन रैम का ड्यूक बन चुका था। पर यूरियल यहाँ पर आर्कएंजल थे, तो क्या यूरियल का उसका साथ निभाना सही रहेगा? जिसपे यूरियल एकदम शर्माने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि यो जंगो उसका हाथ मांग रहा था। और वो बताती है कि अभी उसने इतना नहीं सोचा। और यो जंगो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो कब से ऐसी ही बातें करी जा रही थी कि तभी वो देखते हैं कि आसपास के लोग अचानक ही घायल होने लगते हैं। वो गिर रहे थे, उनका खून बह रहा था, वो सभी के सभी मरने की हालत पर आ रहे थे। जिससे बचने के लिए यो जंगो फटाफट एक बैरियर बनाता है और यूरियल भी इस आ रहे खतरे से यो जंगो को वॉर्न करती है। और तब एक फिगर को हम देखते हैं जो डिमोनिश और अनलीश करती वहाँ पर प्रकट होती है। और वो करने वाली एक लड़की थी, जिसे देखकर घबरा यो जंगो फटाफट यूरियल को वहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसकी सिंबॉलिक फॉर्म की रक्षा नहीं कर पाएगा। पर यूरियल इतनी बुरी सिचुएशन में भी बताती है कि नहीं, वो उसके साथ को छोड़कर नहीं जा सकते। कि यहाँ पर यो जंगो याद करता है ऐसे डीमन किंग को जिसने एक टाइम पर उसे मारा था। और वो ये बात यूरियल को भी बताता है। और तभी वो बच्ची के रूप में डेमन किंग एकदम मुस्कुराते बताती है, आखिरकार तो मुझे मिल ही गए, डेमन किंग ऑफ सल्वेशन। और बाय द वे, अगर आपको याद नहीं है तो हान ने बताया था ना कि डेमन किंग ऑफ लस्ट एंड ग्रोथ ने उसकी बेटी को अपना इनकारनेशन बना लिया था। तो ये इस वक्त डेमन किंग मैनेजर हान की बेटी के अंदर था। ये डेमन किंग नहीं, इसे डीडी किंग कहा। और यहाँ पर वापस डोक्सा की तरफ उसे बताया जा रहा था कि वो चाहे जितनी मर्जी तेज जाता है, वहाँ से गिलबर्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए पूरे 2 दिन लगेंगे, जब तक उसे कोई ट्रांसेंडेंटल बीइंग से मदद नहीं मिलते। पर अगर डोक्सा को अगर यो जंगो को लाना था, उसे कम से कम भी 1 घंटे तक वहाँ पर पहुंचना था। और आयलिन भी घबराई थी कि डोक्सा क्या कह रहा था इस हालात में जब वो चल तक नहीं सकता था। और डोक्सा बताता है कि कोई मरने वाला था, जिसपे आयलिन बताती है कि मरने वाली हालात तो उसकी थी। पर फिर डोक्सा कहता है कि इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का भविष्य का मास्टर मरने वाला था। और मंकी किंग भी कंफ्यूज होता कहता है कि आखिर डोक्सा का क्या मतलब था। और कॉन्स्टेलेशन जो अपने जेंडर बदलता था, वो भी इसकी कहानी में इंटरेस्टेड था। कि डोक्सा चिल्लाता मंकी किंग को कहता है, प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेयर बैंड, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अगर हो सके तो मैं तुम्हारे निम्बस क्लाउड को बोरो करना चाहता हूँ। और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जेंडर बदलने वाला कॉन्स्टेलेशन कहाँ से आया। और बाय द वे, निम्बस क्लाउड तो आपको याद होगा, ये वही क्लाउड है जिसे गोकू भी इस्तेमाल करता था। और ओरिजिनली ये मंकी किंग से इंस्पायर्ड था। और मंकी किंग पूछता है कि आखिर उसे निम्बस क्लाउड क्यों चाहिए था। और डोक्सा बताता है, मैंने यो जंगो के काफी ज्यादा ही नकल कर लिए, जिसकी वजह से एक सिनेरियो एरर प्रकट हो गया और उसी के चलते एक मुश्किल आ गई है। और बाकी हैरान थे कि डोक्सा डायरेक्टली बातें कर रहा था कॉन्स्टेलेशन से। और मंकी किंग काफी चिढ़ हो गया था, क्योंकि उसे कॉम्प्लिकेटेड चीजों से नफरत थी। इसलिए डोक्सा साफ करता है कि यो जंगो को उसकी वजह से मारा जाएगा। और उसे लगा था कि अगर वो इस तरह से बोलेगा, मंकी किंग के पास कोई चॉइस नहीं होगी सिवाय उसके मदद करने के अलावा। और इतने बड़े स्ट्रेस की वजह से मंकी किंग को अपने और बाल निकालने थे। और इसलिए एक हेयर कॉम को ढूंढने के लिए, यानी कंघी को ढूंढने के लिए वो वहां से चला जाता है। और डोक्सा यहाँ उसे आवाजें लगाता रह जाता है और बेचारा अकेला छूट जाता है कि यहाँ जेंडर बदलने वाला कॉन्स्टेलेशन इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहा था। इसलिए वो उसे स्पॉन्सर में 100 कॉइंस देता है। और यहाँ पर आयलन बताते हैं कि उसे ज्यादा पता तो नहीं है, पर आखिर इस जगह का नया बनने वाला मास्टर आखिर क्यों मरने वाला था। जो उस पर डोक्सा एकदम परेशान होकर बताता है कि क्योंकि वो एक डेमन किंग से मिलने वाला था। और सबसे घटिया बात यह थी, सभी डेमन किंग को छोड़कर जैसे वो मिलने वाला था, वो और कोई नहीं बल्कि एस्मोडियस था। और ओरिजिनल नॉवल में एस्मोडियस हमेशा बहुत ही बड़ी मुश्किलों में से एक रहा था, जैसे हर टाइम रिग्रेस करने के बाद यो जंगो को जिसका सामना करना पड़ता था। और उसके साथ साथ पिछली टर्म नहीं था, एस्मोडियस ने यो जंगो को मारा था। और वो बहुत ही परेशान था कि वो कुछ कर नहीं सकता था। कि हान भी उसे दिलासा देता बताता है कि आखिर डोक्सा इस हालात में कर ही कह सकता है। पर वो बताता है कि नहीं, उसे पता नहीं लगेगा जब तक वो अंत तक नहीं जाता। उसे जितनी चाहे उतनी कोशिश करनी पड़ेगी। जो देखकर हान कहता है कि डोक्सा
डोक्सा इतना पैशनेट तब तो नहीं था जब वो कंपनी में काम करता था जिस पर चिड़ा डोक्सा बताता है यह समय पहले समय जैसा नहीं है जहाँ पर फुल टाइम एम्प्लॉय बनाना मुमकिन के बराबर था। चाहे मैं मरते दम तक भी काम कर लूं और बस क्या अपनी बेइज्जती करवा कर हान अपना मुंह बंद कर लेता है और समझ आता है कि अभी डोक्सा को गुस्सा दिलाना बेहतर नहीं होगा। और फिर अचानक ही वो अपने फोन को निकाल कर घूरने लगता है और आयलिन बताती है कि आखिर अब ये अचानक ही शांत होकर क्या करने लगा था, जिस पे हान उसे शांत होने के लिए कहता है ये बताकर कि यही चीज वो सबसे बेस्ट करता था। और डोक्सा फोन में देखता हुआ कह रहा था कि कुछ तो होगा, कोई तो जानकारी होगी। और योजुंको के ख्यालों में उसके फेलियर की काफी सारी वजहें थी इस थर्ड टर्न के लिए और उनमें से सबसे भयंकर एक वजह सबसे पक्की थी बिना कोई डाउट के और वो वजह उसे फाइनली उस एडिटेड वर्जन में दिख जाती है कि उस टाइम पे उन्हें डेमन किंग एस्मोडियस को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। यानी नोवेल के एडिटेड वर्जन में साफ साफ लिख रखा था कि योजुंको की मौत की वजह और कोई नहीं बल्कि एस्मोडियस था। जिसे देखकर योजुंको घबराता कहता है कि इस हरामखोर की प्रेफरेंस अभी भी बिल्कुल पहली जैसी थी। यानी ये शायद हरामखोर डेमन किंग बच्चियों का रूप लेने का शौक रखता था। और यहाँ पर यूरियल भी फटाफट क्लोक को डालकर छुप जाती है और हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है योजुंको के सामने मौजूद 32nd डेमन जैम के मास्टर द डेविल ऑफ लस्ट एंड रॉथ एस्मोडियस को, जो आते ही कहती है, और मैं कहती ही इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी वो लड़की के रूप में था इसीलिए। और फिर वो कहती है कि यहाँ पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ बात करने के लिए आए थे। और उसकी तरफ बढ़ती हुई वो बता रही थी कि ये काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि जब उसने उसे आखिरी टाइम देखा था तो वो उसके साथी के जरिए था और तब तो डेमन किंग ऑफ सल्वेशन सिसविज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में मौजूद था। और यहाँ पर जिस जिस जगह से वो चलती आ रही थी वहाँ के हर एक लोग मरने वाली हालात में थे या तो मर रहे थे। और हैरानी से एस्मोडियस कहता है कि हैरानी की बात है कि वो इतनी जल्दी गिलोबट कैसे आ गया और ऊपर से इस जगह के ड्यूक की पोजीशन को भी हड़प लिया। और वो पूछती है कि आखिर डेमन किंग ऑफ सल्वेशन के पास क्या कमाल की स्किल्स है। और डेमन किंग ऑफ सल्वेशन नाम उसके मुंह से सुनकर योजुंको समझता कहता है तो ये यहाँ पर आया है उस हरामखोर किम डोक्सा को ढूंढते हुए, पर ये अभी भी इनकम्प्लीट फॉर्म में है। क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? नहीं, ये नामुमकिन है। भले ये एक इनकारनेशन की फॉर्म में है पर ये डीमन जैम के अंदर है। क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? नहीं, ये भी नामुमकिन है। एक डेमन किंग से बचकर भागने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज की जा सकती है कि मुझे तब तक टाइम निकालना होगा जब तक इसकी पॉसिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। और फिर योजुंको उसकी तरफ तलवार टांगता साफ डिक्लेयर करता बताता है कि वही डेमन किंग ऑफ सल्वेशन था। और आखिर उसके सामने कौन था कि तभी योजुंको का चेहरा अच्छे से नोटिस कर वो डेमन किंग बताता है कि ये तो काफी अजीब बात है। क्या डेमन किंग ऑफ सल्वेशन ओरिजिनली इतना ज्यादा हैंडसम था और आखिरी बार जब उसने उसे देखा था वो इस तरह का तो नहीं दिख रहा था। और धीरे धीरे कर वो उसकी तरफ बढ़ते आ रहे थे और अजीब ढंग से हंस रहे थे। और योजुंको से साफ साफ मेन बात पे आने के लिए कहता है कि तभी एस्मोडियस नोटिस कर लेता है योजुंको के कंधे पर बैठी चुप रखी यूरियल को और बताता है कि बात करने से पहले एक चीज उसे काफी परेशान कर रही थी। और तब ये अचानक है वो एक हल्की सी चुटकी मार यूरियल की सिंबॉलिक फॉर्म को एक जोर का झटका देता है और यूरियल दर्द में जोर से नीचे गिरती है, जिसे देखकर एस्मोडियस कहता है कि आखिर हार्ट चेंजल की सिंबॉलिक फॉर्म इस जगह पर क्या कर रही थी, जिस पर योजुंको साफ बताता है कि उसे भी इतना नहीं पता था। और ये देखकर कि योजुंको उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था तभी एस्मोडियस और भी ज्यादा लगातार झटके यूरियल की सिंबॉलिक फॉर्म को देने लगा था। वो झटके लगातार थे जिससे यूरियल को भी दर्द हो रही थी। और वो सिंबॉलिक फॉर्म को देखकर एस्मोडियस बताता है कि इस फॉर्म को देखकर वो इतना तो जान पा रहा था कि और कोई नहीं बल्कि आर्कएंजल यूरियल थे। और यूरियल भी गुस्से में एस्मोडियस की तरफ ही घूर रहे थे कि यूरियल को लगातार झटके देते हुए एस्मोडियस उससे पूछ रहा था कि आखिर उसका भाई कैसा है राफाएल फॉरिंग। और बस चाहता था कि वो उसे बताए कि वो अपना उधार अभी तक भूला नहीं था, पर बेशक वो उसे तभी बता पाएंगे जब वो यहाँ से सेफली लौट पाएंगे। और इतने लगातार झटकों से यूरियल की दर्द में चीखें निकल रही थी जो देखकर योजुंको को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने पूरे ओहरा को लीश करता कहता है अब बस करो और यहीं पर रुक जाओ। और ऐसे भयंकर एनर्जी को देखकर एस्मोडियस थोड़ा सा इंप्रेस होता है। और यहाँ पर योजुंको सोच रहा था कि अगर उसने यूरियल की सिंबॉलिक फॉर्म को यहाँ पर गवा दिया तो हो सकता था वो इस सिनेरियो में गुम हो जाए और ये चीज काफी मुश्किल वाली होगी कि तब ये अचानक एस्मोडियस उसके एकदम करीब आकर उसे छूने लगता है और बताता है तुम काफी ताकतवर हो पर एक आम मॉडल की हिम्मत हो रही थी एक तारे की नकल करने की। और जिस ढंग से वो उसे एक बच्ची की फॉर्म में छू रही थी योजुंको भी जान जाता है कि आराम कर लोलिकॉन उस पर केस करवाएगा, इसलिए उसके हाथ को हटा था वो उससे पीछे होता है और तेज अपनी तलवार का एक स्लैश वो सीधा एस्मोडियस की तरफ दे मारता है और उस जगह पर तबाही से एक भयंकर धमाका होता है। पर थोड़े ही पल में जब उस धमाके से धुआं हटा है तो वो देखते हैं
एस्मोडियस ने बेशक आसानी से उसके वार को रोक लिया था और हंसता हुआ वो बताता है, तुम डीमन किंग ऑफ सॉल्वेशन नहीं हो। मैंने सही कहा ना? पर अगर मुझे पता होता तुम पे इतना सुंदर चेहरा है, मैं तुम्हें कभी भी अकेला ही नहीं छोड़ता। और ये घटिया ढंग से बोलकर एस्मोडियस यो जंग की उस तलवार को वहीं पर तोड़ देता है। और ये तलवार तो आपको पता ही है, कोई आम तलवार भी नहीं थी। यो जंग ने इसे पाने के लिए क्या क्या किया था, पर अब उसके डीमन किंग के सामने आसानी से वाट लग गई थी। पर क्या यो जंग यहाँ पर मारा जाएगा? वेल, ये जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा इसके अगले एपिसोड का, जो कि वेल जल्दी आएगा, आपको पता ही है। पर इस बार का गोल रखते हैं पूरे 211 कमेंट्स का, और आप कमेंट्स पे कॉन्स्टलेशंस जैसे बातें करते हैं, इंटरेस्टिंग कमेंट्स कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक वीडियो को 3 बार हाइप किया जा सकता है, तो तीनों बार कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाय, गुड बाय, sayonara, जना।